हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 107 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1700 to 2000 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1। The 18th century was a century of anarchy and chaos. Examine. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 18th सेंचुरी के दौरान भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना है। हमें बताना है कि इस दौर को एनार्की एंड केओस, अशांति और अव्यवस्था का युग क्यों कहा गया, और मुगल साम्राज्य के पतन, रीजनल राज्यों के उभार और अंग्रेजों के प्रभाव पर चर्चा करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 18th सेंचुरी का दौर भारत के इतिहास में एक ऐसे समय के रूप में जाना जाता है जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति खो रहा था और देश राजनीतिक असंतुलन में दब गया था। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत कमजोर पड़ गई, जिससे नए रीजनल राज्यों का उभार हुआ। निरंतर युद्ध, आक्रमण और आपस के संघर्ष ने देश को अशांति में डाल दिया। फिर भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये युग एक परिवर्तन का समय भी था जहां नए राजनीतिक और आर्थिक संरचनाएं बनी। मेन बॉडी। 1. मुगल शक्ति का पतन और राजनीतिक अव्यवस्था। औरंगजेब के बाद मुगल शासकों जैसे बहादुर शाह वन और मोहम्मद शाह रंगीला ने साम्राज्य को मजबूती से नहीं संभाला। देश के विभिन्न क्षेत्रों में बेंगल, अवध, हैदराबाद जैसे राज्य अपने आप में स्वतंत्र बन गए। केंद्र की शक्ति कम होने से सरदारों के बीच संघर्ष और युद्ध होने लगे। दरबारी साजिशों और सक्सेशन के झगड़े ने मुगल व्यवस्था को और कमजोर कर दिया। 2. रीजनल शक्तियों का उभार। मुगल कमजोरी के बाद नए स्थानीय शासक जैसे निजाम उल मुल्क, हैदराबाद, मुर्शिद कुली खान, बंगाल, और सादत खान, अवध, उभार कर आए। मराठों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव फैलाया। पंजाब में सिख शक्ति बढ़ी और मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने अपनी सरकार मजबूत की। परंतु इन सब के बीच आपस के युद्धों ने देश में और अशांति बढ़ा दी। 3. आर्थिक मंदी और आक्रमण। निरंतर युद्ध और लूटमार से खेती बढ़ी और व्यापार प्रभावित हुआ। किसानों पर भारी कर लगा, जिससे उनकी स्थिति दुखद हो गई। मुगल राज के पतन से राजस्व व्यवस्था बिखर गई और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। नादिर शाह 1739 और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने भारत को कठिन हानि पहुंचाई। दिल्ली लूट ली गई और मुगल सरकार का प्रतिष्ठा टूट गया। शहर जैसे दिल्ली और लाहौर, जो कभी समृद्ध थे, अब गरीबी और अव्यवस्था के केंद्र बन गए। 4. सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक निरंतरता। इस युग में किसानों और आम लोगों में असंतोष बढ़ा क्योंकि सुरक्षा और स्थिरता दोनों की कमी थी। फिर भी स्थानीय राज्यों के तहत कला, साहित्य और संगीत का विकास जारी रहा। भक्ति और सूफी आंदोलन ने सामाजिक एकता और सांस्कृतिक जोड़न बनाए रखा। 5. ब्रिटिश प्रवेश और उपनिवेशिक परिवर्तन। इस राजनीतिक असंतुलन का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव बढ़ाया। 1757 की प्लासी और 1764 की बक्सर की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के शासन की बुनियाद रखी। इस युग के अशांति ने अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने का मौका दिया, क्योंकि भारतीय शक्तियां एकजुट नहीं हो पाए। कंक्लूजन। 18th सेंचुरी भारत के इतिहास का एक ऐसा युग था जिसमें राजनीतिक बिखराव, आर्थिक गिरावट और सामाजिक असंतुलन ने एक एनार्की एंड केओस का वातावरण बनाया। लेकिन इसके साथ ही ये युग नए राज्यों के उभार और आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में भी एक कदम था। इसलिए इसे केवल पतन का युग नहीं, बल्कि परिवर्तन का युग भी कहा जा सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Analyze the British Indian government's land policy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रायतवारी और महलवारी, का एनालिसिस करना है। हमें बताना है इनका उद्देश्य क्या था, किस तरह से ये किसानों और एग्रीकल्चर पर असर करते थे, और कैसे ये पॉलिसीज ब्रिटिश के फायदे के लिए बनाई गई थी, न कि भारत के हित में। आंसर। इंट्रोडक्शन।
ब्रिटिश पीरियड में लैंड पॉलिसीज उनके इकोनॉमिक कंट्रोल का सबसे बड़ा हिस्सा थी। इन पॉलिसीज का मेन पर्पस था सरकारी रेवेन्यू को बढ़ावा देना और एक लॉयल जमींदार क्लास बनाना। लैंड को उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का परमानेंट सोर्स बना दिया। इस दौरान 3 मुख्य सिस्टम्स आए। परमानेंट सेटलमेंट 1793 बंगाल में, रायतवारी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे में, और महलवारी सिस्टम नॉर्थ इंडिया में। इनका कॉमन एम था ब्रिटिश राज को मजबूत करना और भारत के धन का शोषण करना। मेन बॉडी 1 ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर ऑफ ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज। ब्रिटिश का मेन एम था एक रेगुलर और फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम बनाना। उन्होंने प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट लाया जिससे जमींदार और पेजेंट्स अलग हो गए। एक लॉयल लैंडलॉर्ड क्लास क्रिएट करना भी उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इन पॉलिसीज ने भारत के पारंपरिक खेती प्रणाली को बिगाड़ दिया। इन पॉलिसीज का असली मकसद था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ना कि एग्रीकल्चर का विकास। 2 परमानेंट सेटलमेंट 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और ओडिशा में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें जमींदार्स को लैंड के परमानेंट मालिक बना दिया गया और उन्हें सरकार को हर साल फिक्स्ड रेवेन्यू देना पड़ता था। लेकिन ये सिस्टम बहुत नकारात्मक साबित हुआ। जमींदार्स ने किसानों से ज्यादा रेंट लिया और उन्हें जबरदस्ती हटा दिया। उन्होंने खेती में सुधार करने की कोई कोशिश नहीं की। नेचुरल कैलेमिटी होने पर भी रेवेन्यू फिक्स था, जिससे उनका नुकसान हुआ। इस सिस्टम का नतीजा था गरीबी, कर्ज और खेती का पतन। 3 रायतवारी सिस्टम। इस सिस्टम को थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास और बॉम्बे में लगाया। इसमें किसान, रायट, को लैंड का मालिक माना गया और वो सरकार को डायरेक्टली टैक्स देता था। रेवेन्यू लैंड की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से फिक्स होता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स बहुत ज्यादा था और फेलियर होने पर लैंड छीन लिया जाता था। बार रिवीजन से किसानों में अनिश्चितता बढ़ गई, इसलिए ये सिस्टम भी किसानों के लिए दुखद साबित हुआ। 4 महलवारी सिस्टम। होल्ट मैकेंजी ने 1822 में इस सिस्टम को नॉर्थ इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस किया, जिसे बाद में रॉबर्ट मर्टन्सबर्ग ने मॉडिफाई किया। इसमें पूरे गांव, महल से कलेक्टिव रेवेन्यू लिया जाता था। विलेज हेडमैन को जिम्मेदार बनाया गया था रेवेन्यू जमा करने के लिए। लेकिन करप्शन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने सिस्टम को कमजोर कर दिया। किसानों पर फिर से ज्यादा टैक्स का बोझ आया और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता गया। 5 इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज। पारंपरिक खेती प्रणाली का विनाश। सामूहिक लैंड ओनरशिप खत्म कर दी गई। ग्रामीण गरीबी। ज्यादा टैक्स के कारण किसानों ने अपनी जमीन बेच दी या गिरवी रखी। साहूकारों का विकास। कर्ज के कारण पैसा लेने वाले लोगों की एक नई क्लास बनी। कैश क्रॉप फार्मिंग। किसानों को इंडिगो, कॉटन जैसे क्रॉप्स उगने पर मजबूर किया गया। अकाल और प्रोडक्टिविटी में गिरावट। फूड क्रॉप्स कम होने लगे और अकाल बढ़ गए। किसानी आंदोलन। इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ इंडिगो रिवोल्ट 1859-60 और डेक्कन राइट्स 1875 जैसे आंदोलन हुए। इस प्रकार भारत एक कॉलोनियल अग्रेरियन इकोनॉमी बन गया जो ब्रिटिश बाजार पर निर्भर थी। कंक्लूजन। ब्रिटिश की लैंड पॉलिसीज का मेन उद्देश्य रेवेन्यू कमाना था, न कि किसानों का भला करना। इन्होंने भारत के गांवों का आर्थिक और सामाजिक संरचना तोड़ दी। परमानेंट, रायतवारी और महलवारी सिस्टम्स अलग थे, लेकिन उनके परिणाम एक जैसे थे: गरीबी, कर्ज और शोषित किसान। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Indian currency system was intended to serve the colonial interests. Analyze. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि ब्रिटिश ने इंडियन करेंसी सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे डिजाइन और कंट्रोल किया। हमें बताना है कि कैसे उन्होंने रूपी सिस्टम, एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसीज को अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट्स के लिए यूज किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश पीरियड में इंडियन करेंसी सिस्टम में काफी बड़े चेंजेस लाए गए। यह रिफॉर्म्स इंडिया के हित के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के लिए थे। करेंसी के जरिए ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में रखा। गोल्ड स्टैंडर्ड और रूपी पाउंड लिंकेज के जरिए उन्होंने अपने फायदे के लिए इंडिया के पैसे का इस्तेमाल किया। मेन बॉडी। 1. शुरुआती दौर का मॉनेटरी कंट्रोल 18 to 19 सेंचुरी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंडिया में अलग अलग रीजन्स के अपने सिक्के चलते थे। ब्रिटिश ने इसे स्टैंडर्डाइज करके 1835 में सिल्वर रूपी को पूरे देश की एक करेंसी बना दिया। इससे उन्हें टैक्स और ट्रेड कंट्रोल करने में आसानी हुई।
ये सिस्टम एक तरह से ब्रिटिश के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का हिस्सा था, जिससे इंडियन मार्केट उनके कॉलोनियल ट्रेड के अंदर बन गया। इससे उन्होंने रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजना आसान बना दिया, जिससे ड्रेन ऑफ वेल्थ और बढ़ गया। 2. गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का शुरू होना 19वीं सेंचुरी के अंत में। 19वीं सेंचुरी के अंत तक सिल्वर के दाम गिरने लगे, जिससे रूपी की वैल्यू गिर गई। ब्रिटिश ने अपना नुकसान बचाने के लिए गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड 1898 में शुरू किया। इसमें रूपी को पाउंड स्टर्लिंग से लिंक कर दिया गया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी सीधे लंदन के फाइनेंशियल कंट्रोल में आ गई। इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स लंदन में रखे जाते थे, जिससे ब्रिटिश बैंक्स और ट्रेजरी को फायदा होता था। इस सिस्टम से ब्रिटेन अपने इंपीरियल खर्चे और ट्रेड को इंडिया के पैसे से चला सकता था। 3. करेंसी और ड्रेन ऑफ वेल्थ का संबंध। ब्रिटिश करेंसी पॉलिसी ने इंडिया से पैसा बाहर भेजने का एक नया रास्ता बना दिया। रूपी को अंडरवैल्यूड रखा गया ताकि इंडियन माल सस्ता और ब्रिटिश माल महंगा हो। होम चार्जेस के जरिए, जैसे पेंशन्स, सैलरीज और इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंडिया का पैसा ब्रिटेन भेजा जाता था। इस तरह इंडियन लोग अपने टैक्स और करेंसी के जरिए ब्रिटिश एम्पायर को फंड कर रहे थे। 4. करेंसी रिफॉर्म्स और इंडियन इंटरेस्ट का इग्नोर होना। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करेंसी इशू करने का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। करेंसी पॉलिसी और एक्सचेंज डिसीजंस लंदन से लिए जाते थे, इंडिया की जरूरत सेकेंडरी थी। 1926 के हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई बनाने की सलाह दी और 1935 में आरबीआई बना, पर उसका प्राइमरी रोल ब्रिटिश फाइनेंशियल कंट्रोल को मेंटेन करना था। एक्सचेंज रेट और रिजर्व पॉलिसीज का मेन फोकस स्टर्लिंग के स्टेबिलिटी पर था, न कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर। कंक्लूजन। अंत में हम कह सकते हैं कि इंडियन करेंसी सिस्टम ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक आर्थिक हथियार था। इससे उन्होंने इंडिया को डिपेंडेंट और वीक बनाकर अपनी कॉलोनियल इकोनॉमी को मजबूत किया। मॉनेटरी कंट्रोल के जरिए उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज को अपने लिए एक्सप्लॉइट किया। ये सब दिखाता है कि आर्थिक नियंत्रण ही राजनीतिक कंट्रोल का सबसे बड़ा जरिया था। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Write a note on epidemics during the colonial period. What was the colonial government's response towards epidemics? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कॉलोनियल पीरियड के दौरान हुई बड़ी महामारियों एपिडेमिक्स के बारे में बताना है और ये भी समझाना है कि ब्रिटिश सरकार ने उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए। इसमें आपको डिसीजेस के कारण, प्रभाव और सरकारी रिस्पॉन्स को डिटेल में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में कई बड़े एपिडेमिक्स आए जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली। कॉलरा, प्लेग, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा जैसे डिसीजेस ने सामाजिक और आर्थिक जीवन को हिला दिया। उस टाइम इंडिया में सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज बहुत खराब थी। ब्रिटिश सरकार का ध्यान ज्यादा अपनी प्रजा, यूरोपियंस, को बचाने और एडमिनिस्ट्रेशन को चलने पर था, न कि आम लोगों के स्वास्थ्य पर। मेन बॉडी। 1. मेजर एपिडेमिक्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलरा। कॉलरा सबसे खतरनाक बीमारी थी जो कंटामिनेटेड पानी के जरिए फैलती थी। ये बेंगल से शुरू हुई और ट्रेड और पिलग्रमेज रूट्स के थ्रू पूरे देश और दुनिया में फैल गई। प्लेग। 1896 में बॉम्बे में प्लेग फूट पड़ा जिससे करोड़ों लोग मारे। ब्रिटिश सरकार ने स्ट्रिक्ट क्वारंटीन रूल्स लगाए जो आम लोगों को बहुत कठिन लगे। मलेरिया और स्मॉल पॉक्स। मलेरिया गांवों में आम था, खासकर डिफॉरेस्टेशन और इरिगेशन के कारण। स्मॉल पॉक्स भी रेगुलर एपिडेमिक थी जिसमें बहुत बच्चों की मौत होती थी। इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक 1918-19। इस ग्लोबल फ्लू से लगभग 1.5 करोड़ इंडियंस की मौत हुई। ये सबसे बड़ा हेल्थ डिजास्टर था कॉलोनियल हिस्ट्री में। 2. एपिडेमिक्स के फैलने के कारण। अर्बनाइजेशन और गंदी बस्तियां। बड़े शहरों में भीड़ और गंदी सफाई के कारण डिजीजेस तेजी से फैलती थी। पब्लिक हेल्थ की अनदेखी। ब्रिटिश सरकार का मेन फोकस रेवेन्यू और ट्रेड था, हेल्थ उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। फैमिन और मैलन्यूट्रिशन। भूखमरी के समय लोग कमजोर हो जाते थे और बीमारियों का शिकार बन जाते थे। मेडिकल फैसिलिटीज की कमी। हॉस्पिटल्स सिर्फ यूरोपियंस के लिए थे, इंडियंस के लिए प्रॉपर हेल्थ सिस्टम नहीं था। 3. ब्रिटिश सरकार का रिस्पॉन्स। शुरुआती उदासीनता और बाद में कदम। पहले ब्रिटिश ने इन एपिडेमिक्स को नेचुरल कैलेमिटी माना, बाद में थोड़े लिमिटेड स्टेप्स लिए। एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897।
प्लेग के दौरान ये एक्ट पास हुआ जिससे सरकार को क्वारंटीन और फोर्सफुल इंस्पेक्शन का अधिकार मिल गया। इससे पब्लिक में गुस्सा बढ़ा। सैनिटेशन और हेल्थ मेजर्स। कुछ बड़े शहरों में सैनिटेशन डिपार्टमेंट्स बने, पर उनका फोकस यूरोपियन एरियाज पर था। वैक्सीनेशन ड्राइव्स। स्मॉलपॉक्स के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुई, पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची क्योंकि लोगों को ब्रिटिश डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं था। पब्लिक रेजिस्टेंस। लोग प्लेग के दौरान गवर्नमेंट के जबरदस्ती के मेजर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, जैसे घरों की तलाशी और अलग करना। 4. कॉलोनियल हेल्थ पॉलिसी के परिणाम। ब्रिटिश पॉलिसीज ह्यूमैनिटेरियन नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव थी। यूरोपियंस और इंडियंस के बीच हेल्थ गैप बढ़ गया। फिर भी कुछ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे हफकाइन इंस्टीट्यूट बने जिन्होंने हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाई। नेशनलिस्ट लीडर्स ने भी इस पीरियड में पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स की मांग उठाई। कंक्लूजन। कॉलोनियल इंडिया के एपिडेमिक्स ने ब्रिटिश रूल की असली तस्वीर दिखाई, जहां इंडियन पब्लिक हेल्थ को हमेशा इग्नोर किया गया। सरकार के मेजर्स अपनी सुरक्षा के लिए थे, न कि देश के लोगों के लिए। लेकिन इन्हीं एपिडेमिक्स ने भविष्य में हेल्थ रिफॉर्म्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए जागरूकता पैदा की। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5. Write short notes on any two of the following in about 250 words each. A. Decline of Surat. B. Pan-Asian Bazaar economy. C. Pre-colonial tribal economy. D. Early census. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में कॉन्सेप्ट का मतलब, उसका ऐतिहासिक संदर्भ, कारण और प्रभाव लिखना है। यह क्वेश्चन मेनली इंडिया के प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल दौर के आर्थिक और सामाजिक बदलावों को समझने के लिए है। आंसर। इंट्रोडक्शन। यहां हम 2 टॉपिक्स पर लिखेंगे, डिक्लाइन ऑफ सूरत और प्री कॉलोनियल ट्राइबल इकोनॉमी। सूरत मुगल दौर का एक मशहूर बंदर था, जबकि ट्राइबल इकोनॉमी एक ट्रेडिशनल सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम थी। दोनों टॉपिक्स से हमें समझ आता है कि कैसे राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन ने भारत की पुरानी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। ए. डिक्लाइन ऑफ सूरत। 1. सूरत का सुनहरा दौर। मुगल समय में सूरत भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पोर्ट था, जहां से अरबिया, पर्शिया और यूरोप तक व्यापार होता था। यहां से कपड़ा, मसाले, इंडिगो और सिल्क जैसे माल एक्सपोर्ट होते थे। ब्रिटिश, डच और पोर्चुगीज यहां अपने ट्रेडिंग सेंटर्स चला रहे थे। 2. गिरावट के कारण। राजनीतिक अस्थिर था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद लॉलेसनेस बढ़ गया, मराठा आक्रमणों ने भी शहर को कमजोर किया। ट्रेड रूट शिफ्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बेस बॉम्बे, मुंबई शिफ्ट कर लिया, जो ज्यादा सुरक्षित और गहरा बंदर था। नदी का सिल्ट जमा होना। नदी में मिट्टी जमने से बड़े जहाज सूरत तक नहीं आ पाते थे। नए कॉलोनियल पोर्ट्स का उदय। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता नए व्यापार केंद्र बन गए, जिससे सूरत की महत्ता कम हो गई। 3. परिणाम। लोकल व्यापारी जैसे बोहरा और पारसी समुदाय को बहुत नुकसान हुआ। शहर की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिर गई और व्यापार बैंड हो गया। सूरत का पतन एक आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक बना, जहां इंडियन ट्रेड से कॉलोनियल ट्रेड सिस्टम की तरफ शिफ्ट हुआ। बी. प्री कॉलोनियल ट्राइबल इकोनॉमी। 1. ट्राइबल इकोनॉमी की प्रकृति। ब्रिटिश रूल के पहले ट्राइबल इकोनॉमी सबसिस्टेंस बेस्ड थी, मतलब अपनी जरूरत का सामान खुद बनाते थे। शिकार, खेती और वनोपज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इनका मुख्य आधार था। ये लोग ज्यादातर बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज करते थे। 2. सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। जमीन सामूहिक होती थी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। काम और उत्पादन कम्युनिटी के साथ मिलकर किया जाता था। गोंड्स, भिल्स, संथाल्स जैसे ट्राइब्स प्रकृति के साथ जीवन सामंजस्य में रहते थे। 3. कॉलोनियल दौर का प्रभाव। ब्रिटिश ने फॉरेस्ट लॉज और टैक्स सिस्टम्स लाकर ट्राइबल लाइफ को बदल दिया। ट्राइब्स को मजदूरी और माइग्रेशन के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ संथाल रिबेलियन 1855-56 और मुंडा अपराइजिंग 1899-1900 जैसे आंदोलन हुए। 4. महत्व। ट्राइबल इकोनॉमी हमें बताती है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था पहले कितनी डाइवर्स और सस्टेनेबल थी। ये भी दिखाता है कि ट्राइबल समाज ने एक्सप्लॉयटेशन के बावजूद अपनी पहचान और कल्चर बनाए रखे। कंक्लूजन। सूरत का पतन और ट्राइबल इकोनॉमी दोनों इंडिया के इकोनॉमिक बदलावों के प्रमुख उदाहरण हैं। सूरत ने कॉलोनियल ट्रेड के समय अपना वैभव खो दिया और ट्राइबल इकोनॉमी ने ब्रिटिश पॉलिसीज के वजह से अपनी स्थिरता
दोनों टॉपिक्स हमें ये समझाते हैं कि भारत का आर्थिक इतिहास राजनीति और सामाजिक परिवर्तन से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।